नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 28 फरवरी। द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। और कोट है, हम जितना अध्ययन करते हैं अपनी अज्ञानता का उतना ही आभास होता जाता है। और ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का, यानी कि हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा लर्न करते हैं, हमें समझ में आता है कि हम किस लेवल पर हैं और हमें खुद में और कितना ग्रो करना है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, अमेरिका ने भारत से आयातित सौर सेल उत्पादकों पर कितने प्रतिशत का शुल्क लगाया है? चार ऑप्शन है, ए 40%, बी 86%, सी 100% या डी 126%। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 126%। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे आज के एपिसोड की पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, न्यू जीडीपी सीरीज अपग्रेड्स FY26 ग्रोथ टू 7.6%। तो अब न्यूज को समझ लेते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। और हाल ही में सरकार के द्वारा नई जीडीपी श्रृंखला जारी की गई, जिसके अनुसार क्या है कि 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान है। ये आंकड़ा पहले जारी अनुमान जो कि 7.4% था उससे ज्यादा है, यानी कि नई गणना पद्धति के बाद वृद्धि दर थोड़ी बेहतर दिखाई गई है। अब समझते हैं कि नई जीडीपी श्रृंखला में क्या बदला है। तो सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पहले 2011-12 आधार वर्ष था और अब 2022-23 को नया आधार वर्ष बनाया गया है। अब आधार वर्ष बदलने से पूरे डेटा की दोबारा गणना की जाती है, जिससे पुराने विकास दर और अर्थव्यवस्था के आकार में संशोधन होता है। अब समझते हैं कि पुराने वर्षों के आंकड़ों में आखिर क्या बदलाव देखने को मिला है। तो जो नई श्रृंखला आई है इसके अनुसार 2023-24 की वृद्धि दर पहले 9.2% थी, जो कि अब घटाकर 7.2% कर दी गई है। वहीं 2024-25 की बात करेंगे तो 2024-25 की वृद्धि दर पहले अनुमानित थी 6.5%, जो कि अब 7.1% कर दी गई है। इसके अलावा 2023-26 की अवधि के लिए नाम मात्र जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी का आकार नीचे की ओर संशोधित किया गया है। अब समझते हैं कि ये जो बदलाव हुआ है इसका असर क्या पड़ेगा। राजकोषीय घाटा से जीडीपी अनुपात पर, ऋण से जीडीपी अनुपात पर, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था का आकार छोटा दिखता है तो घाटा अनुपात अपने आप बड़ा दिखाई देने लगता है। अब एक बार तिमाही आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 26 की तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। वहीं तुलना करें तो पहली तिमाही में ये 6.7% थी और दूसरी तिमाही में ये 8.4% थी। अब समझते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी वृद्धि देखने को मिली है। तो सबसे पहले बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र की, यानी कि उद्योग की। तो 2025-26 में जो अनुमानित वृद्धि है इसमें 9.5% है, जो कि पिछले साल 7.3% थी। और विनिर्माण क्षेत्र 12.5%, जो कि पिछले साल 8.3% था। निर्माण क्षेत्र 6.9% है, यानी कि उद्योग क्षेत्र वृद्धि का मुख्य चालक रहेगा। अब प्राथमिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो इसमें अनुमानित वृद्धि जो है वो 2.8% है और पिछले साल यह 5% थी। कृषि वृद्धि जो है वो 4.3% से घट करके 2.5% रहने का अनुमान है। और खनन क्षेत्र जो है वो 11.2% से घट करके 5% पर आ सकता है, यानी कि यहाँ पर मंदी देखने को मिल सकती है। अब तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे, यानी कि सेवाओं की। तो यहाँ पर वृद्धि दर 8.9% है, जो कि पिछले साल 8.3% था। वहीं विशेष रूप से व्यापार, होटल, परिवहन, संचार में 10.3%, वित्त, रियल एस्टेट, आईटी पेशेवर सेवाओं में 10%। सेवाएं क्षेत्र हैं वो मजबूत बना हुआ है। अर्थव्यवस्था के कुल आकार की बात कर लेते हैं। तो नई श्रृंखला के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 345.47 लाख करोड़ रहने का अनुमान है और यह पुरानी श्रृंखलाओं के अनुमान से लगभग 3.3% कम है। 2023-24 और 24-25 के लिए भी अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.8% कम दिखाया गया है। अब समझते हैं इसका असर क्या होगा। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार राजकोषीय घाटा अनुपात 15 से 20 बेसिस पॉइंट तक अधिक दिख सकता है और ऋण कम करने का लक्ष्य कठिन हो सकता है। अर्थव्यवस्था का कुल आकार पहले की तुलना में थोड़ा सा कम दिखेगा। कुल मिलाकर के नई जीडीपी श्रृंखला में आधार वर्ष बदलने के बाद वृद्धि दर 7.6% आंकी गई है, जो कि पहले के अनुमान से अधिक है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की अगली न्यूज को। न्यूज है, नेवी बूस्ट एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी विद INS अंजुदीप। न्यूज को समझ लेंगे और ये टॉपिक है जीएस पेपर 3 डिफेंस से जुड़ा है ये। और न्यूज क्या है, तो भारतीय नौसेना ने अपनी पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को यानी कि बीते दिनों चेन्नई बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित
चौथी एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट यानी कि INS अंजुदीप को औपचारिक रूप से शामिल किया है। इस पोत का कमिश्निंग समारोह नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें कि वरिष्ठ नौसेना अधिकारी भी मौजूद रहे। अब इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो इसकी लंबाई 77 मीटर है और यह युद्धपोत तटीय जल क्षेत्र में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, उनका पीछा करने और निष्क्रिय करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसका नाम कारवार तट के पास स्थित ऐतिहासिक अंजुदीप द्वीप की वीरता की स्मृति में रखा गया है। निर्माण की बात करेंगे तो कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा कठपुल्ली में निर्मित किया गया इसे और यह पोत स्वदेशी पनडुब्बी रोधी हथियारों और अत्याधुनिक सेंसर प्रणालियों से लैस है। इसमें उन्नत उथले पानी का सोनार, हल्के टॉर्पीडो, पनडुब्बी रोधी रॉकेट तथा आधुनिक युद्ध प्रबंधन प्रणाली शामिल है। अंजुदीप को सटीकता और उच्च युद्ध क्षमता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया और इसे भारत की स्वदेशी डिजाइन क्षमता और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती मजबूती का प्रतीक बताया गया है। आत्मनिर्भरता अब मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर ट्रस्ट इन इंडिया की दिशा में अग्रसर है। यह पोत तटीय निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान, खोज एवं बचाव कार्यों के साथ साथ तटीय युद्ध परिस्थितियों से निपटने में अहम भूमिका निभाएगा। और अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। अगली न्यूज है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री सेट टू रिवैम्प फॉरेस्ट राइट सेल्स फॉर्म वन स्टेप कोऑर्डिनेटिंग यूनिट्स। और ये टॉपिक GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है, तो न्यूज को समझ लेते हैं। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय अब वन अधिकार अधिनियम, जिसे कि FRA भी कहा जाता है, 2006 को लागू करने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। पहले राज्यों में सिर्फ FRA के लिए अलग अलग FRA सेल बनाए गए थे। अब सरकार उन्हें हटाकर या बदलकर एक वन स्टॉप यूनिट बनाना चाहती है जो कि सभी नीतियों का काम एक ही जगह संभाले। अब समझते हैं कि वन अधिकार अधिनियम FRA है क्या। तो यह कानून जो है वो 2006 में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासियों को उन जमीनों और जंगलों पर कानूनी अधिकार देना जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे, लेकिन उनके पास कोई कागजी मालिकाना हक नहीं था। अब समझते हैं कि पहले व्यवस्था क्या थी। तो सरकार ने DAGGUA कार्यक्रम के तहत राज्यों को अतिरिक्त कर्मचारी दिए, FRA दावों को जल्दी निपटाने के लिए सेल बनाए, जमीन के अधिकारों के रिकॉर्ड संभालने में मदद की, दस्तावेजों का डिजिटलीकरण यानी कि कंप्यूटर पर रिकॉर्ड बनाया। अब जून तक 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 324 जिला स्तरीय FRA सेल, 17 राज्य स्तरीय FRA सेल मंजूर किए गए और इनका काम सिर्फ वन अधिकार कानून को लागू करना था। अब सरकार क्या बदल रही है। तो मंत्रालय ने 4 फरवरी की बैठक में बताया कि अब अलग अलग सेल की बजाय हर राज्य में एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट यानी कि PMU परियोजना निगरानी इकाइयां बनाई जाएंगी। नई व्यवस्था कैसी होगी। तो इसमें 4 अधिकारी होंगे, FRA सहायता, आजीविका सहायता, IT और MIS विशेषज्ञ और एक टीम लीडर। जिला स्तर पर 2 विशेषज्ञ होंगे, जिसमें कि एक FRA काम के लिए होगा और एक डेटा समन्वय के लिए होगा, यानी कि अब सिर्फ FRA नहीं बल्कि कई नीतियों का समन्वय एक ही यूनिट करेगी। तो मंत्रालय के अनुसार अलग अलग सेल होने से खर्च बढ़ रहा था, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही थी, राज्यों से बात करना जटिल हो गया था और ऐसी स्थिति में सरकार का मानना है कि एक ही यूनिट होगी तो काम तेज और आसान होगा। हालांकि ओडिशा में 50 FRA सेल बंद कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में भी नई PMO कैसे बनाई जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। तो समस्या क्या आ रही है। तो FRA सेल के कर्मचारी खासतौर पर वन अधिकार कानून के लिए भर्ती किए गए थे। अब सवाल है कि क्या वे अन्य नीतियों का काम संभाल पाएंगे, क्या इससे जमीन अधिकार के मामलों में देरी होगी। अब कुछ राज्यों का ये भी मानना है कि इससे FRA का काम कमजोर हो सकता है। तो इस लिहाज से ये न्यूज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। लड़की बहन स्कीम will continue despite fiscal strain on debts minister। ये टॉपिक आपका स्कीम से रिलेटेड है। न्यूज क्या है इसे हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो महाराष्ट्र की एक योजना है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना और इसे जारी रखने की बात कही गई है, भले ही राज्य पर वित्तीय दबाव क्यों न हो। और इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। आगे बढ़ने से पहले अब हम इस योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 2024 के मध्य में शुरू की गई थी और ये एक महत्वपूर्ण महिला केंद्रित सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रति माह 1500 रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि DBT प्राप्त होगा। ये कार्यक्रम 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की उन महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, निर्णय लेने की क्षमता और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, जिनकी पारंपरिक आय वार्षिक रूप से 2.50 लाख रुपए तक है। यह योजना लैंगिक समावेशी विकास और आर्थिक न्याय की दिशा में राज्य के प्रयासों को दर्शाती है। लड़की बहन
योजना आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा अधिसूचित की गई थी। अब न्यूज को समझते हैं। तो ये जो पूरी योजना है, इसमें समस्या ये आ रही है कि इस योजना पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। इससे अन्य विभाग जैसे कि वन विभाग, इनके बजट पर दबाव पड़ रहा है। अब सरकार जो है वो वित्त की व्यवस्था कैसे करेगी? तो वन मंत्री ने ये एक नया प्रस्ताव बताया जिसमें ये कहा गया है कि सागौन के पेड़ गिरवी रख करके जो भी कर्ज है उसको भरा जाएगा। तो वन विकास निगम के पास 12,000 करोड़ मूल्य की सौगान लकड़ी है और सरकार बैंक से लगभग 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की योजना बना रही है। इसके लिए सागौन को गिरवी रखा जाएगा, यानी कि पेड़ों की भविष्य की कमाई के आधार पर अभी पैसा लिया जाएगा। अब बड़ा सवाल क्या है? तो इसमें जो मेन समस्या वो ये आ रही है कि क्या कर्ज लेकर विकास करना सही रणनीति है? क्या सामाजिक योजनाओं और विकास कार्यों के बीच संतुलन इससे बन पाएगा और क्या इससे भविष्य में वित्तीय बोझ बढ़ेगा? तो ये सारे प्रश्न इस योजना को लेकर के उठाए जा रहे हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की अगली और अंतिम न्यूज को। अगली न्यूज है मेघालय स्टेप अप मेनिंगोकोकल डिजीज सर्वेलेंस। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 हेल्थ से जुड़ा है और न्यूज को समझ लेते हैं। तो मेघालय की राजधानी यानी शिलोंग की एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र यानी कि असम रेजिमेंटल सेंटर में मेनिंगोकोकल संक्रमण से 2 अग्निवीर प्रशिक्षुओं की मौत हो गई है और इसके बाद राज्य सरकार ने लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने, स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। अब समझते हैं इस रोग के बारे में जिसका नाम है मेनिंगोकोकल रोग। तो यह एक दुर्लभ लेकिन बेहद खतरनाक बैक्टीरियल संक्रमण है। ये संक्रमण मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाले झिल्लियों में सूजन पैदा करता है, बहुत तेजी से फैल सकता है और कुछ ही घंटों में जानलेवा हो सकता है। यह बीमारी नाइसेरिया मेनिनजाइटिस नामक बैक्टीरिया से होता है। लगभग 10 में से 1 व्यक्ति के गले या नाक में यह बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है, लेकिन वे बीमार नहीं होते। ऐसे लोगों को वाहक यानी कि कैरियर कहा जाता है और कभी कभी यह बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर गंभीर बीमारी पैदा कर देता है। अब समझते हैं कि इनका विस्तार कैसे होता है, यानी कि ये संक्रमण फैलता क्या है। तो ये संक्रमण अक्सर सलाइवा, छींक, लंबे समय तक पास बैठने, बर्तन या पानी साझा करने से फैलता है और ये सर्दी या फ्लू जितना तेजी से नहीं फैलता। इसके लिए आमतौर पर नजदीकी और लंबा संपर्क जरूरी होता है। इसके सबसे आम लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, तेज रोशनी से परेशानी, त्वचा पर लाल या बैंगनी दाने, चोट जैसे निशान इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब आपको बता दें कि ये जो संक्रमण है वो 2 गंभीर रूपों में होता है। पहला है मेनिनजाइटिस और दूसरा है सेप्टिसीमिया। मेनिनजाइटिस में मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आती है और सेप्टिसीमिया में खून में संक्रमण होता है। दोनों ही कंडीशन में कुछ घंटों में जान का भी खतरा हो सकता है। हालांकि इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से संभव है, लेकिन इलाज जो है वो तुरंत शुरू होना चाहिए। गंभीर मामलों में ऑक्सीजन दी जाती है, ब्लड प्रेशर की दवाएं दी जाती है और कभी कभी सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। तो ये थी आज की हमारी सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न है, मेनिंगोकोकल बीमारी का कारण कौन सा जीवाणु है? ए विब्रियो कोलेरी, बी निस्सेरिया मेनिंगिटिस, सी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या डी साल्मोनेला टाइफी। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।